स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारी यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द ईरान और पाकिस्तान के बारे में है। स्टूडेंट्स रिसेंटली ईरान और पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो देखने के लिए मिला। आप देखिए कि बोथ कंट्रीज के द्वारा एक दूसरे का जो टेरिटोरियल सोवरेनिटी का जो एरिया है वहाँ पे एयर स्ट्राइक्स है उसको कंडक्ट किया गया। स्टूडेंट्स अगर हम इस ईरान पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट का जो इनिशियल फेज है उसके बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि ईरान के द्वारा पाकिस्तान का जो टेरिटोरियल सोवरेनिटी का जो एरिया है, पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान का रीजन है, वहाँ पे जो अटैक है उसको कैरी आउट किया गया था। स्टूडेंट्स पाकिस्तान का बलूचिस्तान का रीजन ईरान के साथ भी अपना जो एरिया है वो शेयर करता है। आप देखिए कि ईरान के द्वारा वहाँ बलूचिस्तान के अंदर जो अटैक कैरी आउट किया गया वो बेसिकली जैश अल अदल नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक सुन्नी बेस्ड मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ऊपर जो अटैक है वो कैरी आउट किया गया था ईरान के द्वारा। स्टूडेंट्स यहाँ पे ईरान एक शिया डोमिनेटेड कंट्री है। जैसल अदल के द्वारा एंटी ईरान जो सेंटीमेंट्स है उनको कैरी आउट किया गया था, इसी वजह से ईरान के द्वारा उस ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर के ऊपर में पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर अटैक किया गया। पाकिस्तान की अथॉरिटीज के द्वारा बेसिकली उस अटैक को अपना जो टेरिटोरियल सोवरेनिटी है उसके वायलेशन के रूप से देखा गया। आप देखिए कि पाकिस्तान की अथॉरिटीज के द्वारा एडमिट किया गया कि वहां पे ईरान के द्वारा पाकिस्तान का जो एयर स्पेस है उसको विदाउट परमिशन के बेसिस पे यूज किया गया एयर स्ट्राइक के दौरान में। तो उसी अटैक के रिटेलिएशन के अंदर में पाकिस्तान के द्वारा ईरान के बलूचिस्तान के रीजन के अंदर में, जिसको कि हम सिस्तान बलूचिस्तान नाम के प्रोविंस के रूप से जानते हैं, उसके अंदर एक एयर स्ट्राइक है उसको कंडक्ट किया गया। अपने जो डिप्लोमेट्स हैं जो ईरान के अंदर सिचुएटेड हैं उनको रिकॉल कर दिया गया पाकिस्तान की अथॉरिटीज के द्वारा। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे बलूचिस्तान के रीजन के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आप देखिए कि बलूचिस्तान बेसिकली वो एरिया है जहाँ पे बलूच नाम का जो ट्राइब है उसका डोमिनेशन आपको देखने के लिए मिलता है। ये 2-3 कंट्रीज के अंदर में जो एरिया है वो डिवाइडेड है। बेसिकली आपको सदर्न पार्ट ऑफ अफगानिस्तान के अंदर भी जो बलूचिस्तान का जो पार्ट है वो देखने के लिए मिलता है। अगर हम अफगानिस्तान के सदर्न पार्ट के बारे में बात करें तो कांधार नाम का जो सिटी है, कांधार सिटी के सदर्न पार्ट के अंदर जो एरिया है जिसको कि हम अफगानिस्तान के बलूचिस्तान के रूप से जानते हैं। आप देखिए कि कांधार इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। कांधार के अंदर में बेसिकली इंडियन एयरलाइंस का एक जो फ्लाइट है उसको ले जाया गया था वहां पे हाईजैक करने के बाद में। और आप देखिए कि उसी कांधार इंसिडेंट के बाद में काफ़ी सारे जो टेररिस्ट हैं जिनको इंडिया के द्वारा बेसिकली कैप्चर कर लिया गया था उनको वहां पे रिलीज किया गया उस इंसिडेंट के बाद में। तो अफगानिस्तान का जो सदर्न पार्ट है उसको कि हम अफगानिस्तान के बेसिकली बलूचिस्तान के रूप से जानते हैं, जहां पे ब्लूच ट्राइब का जो डोमिनेशन आपको देखने के लिए मिलता है। साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ईरान का जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है जहां पे सिस्तान बलूचिस्तान नाम का जो प्रोविंस है वो सिचुएटेड है, या जो क्रमन नाम का जो सिटी है उसके ईस्टर्न पार्ट के अंदर जो एरिया है जिसको कि हम ईरान का जो यहाँ पे जो बलूचिस्तान है उसके रूप से भी जानते हैं। आप देखिए कि यहाँ पे आपको सरवन नाम का जो टाउन है वो देखने के लिए मिलेगा जहाँ बेसिकली पाकिस्तान के द्वारा जो एयर स्ट्राइक है उसको कंडक्ट किया गया। और स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान का जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है जिसको कि हम पाकिस्तान के बलूचिस्तान के रूप से जानते हैं, वहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा काफ़ी बार जो एट्रोसिटीज है उनको कैरी आउट किया जाता है, क्योंकि उन लोगों का डिमांड है, बलूच पीपल्स का वहाँ पे एक डिमांड है कि बेसिकली उनके एरिया को यहाँ पे सेपरेट किया जाए, ऑटोनोमस एरिया के रूप में डिक्लेयर किया जाए। स्टूडेंट्स आप देखिए कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर एक आपको जो लार्जेस्ट सिटी जो देखने के लिए मिलती है जिसको कि हम क्योटा के नाम से जानते हैं। क्योटा नाम का जो सिटी है एक लार्जेस्ट सिटी है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान रीजन के अंदर सिचुएटेड है। आप देखिए कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो इंडिया के द्वारा जिसको अपोज किया जाता है, जो कि बेसिकली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के थ्रू पास करता है, तो उस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के द्वारा इस पाकिस्तान के बलूचिस्तान रीजन के अंदर ही एक पोर्ट है जिसको डेवलप किया गया है जिसको कि हम ग्वादर पोर्ट के रूप से जानते हैं। स्टूडेंट्स अगर हम ईरान के इस बलूचिस्तान रीजन के बारे में डिस्कस करें जिसको कि हम सिस्तान बलूचिस्तान नाम के प्रोविंस के रूप से जानते हैं, आप देखिए कि वहाँ पे भी एक चाहबार पोर्ट है वो सिचुएटेड है जो कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से डेवलप किया गया था, जो कि इंडिया के द्वारा ह्यूमैनिटेरियन एड है जिसको सप्लाई करना था अफगानिस्तान के अंदर में, उसी के रिगार्डिंग में उसको डेवलप किया गया था चाहबार पोर्ट को। अगर हम स्टूडेंट्स यहाँ पे ईरान के अटैक के बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि 4 जनवरी का जो दिन है, ईरान का एक सदर्न पार्ट के अंदर एक सिटी है जो बेसिकली सिस्तान बलूचिस्तान के प्रोविंस के पास ही आपको देखने के लिए मिलता है, जिसको कि हम करमन नाम के सिटी के रूप से जानते हैं। तो वहाँ पे जो कासिम सुलेमानी है जो जनरल है ईरान के, उनका एक मेमोरियल डे के रूप में एक अटैक है उसको कैरी आउट किया गया था। उस अटैक का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है
इस्लामिक स्टेट के द्वारा लिया गया था। तो आप देखिए कि इस्लामिक स्टेट के उस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद में ईरान के द्वारा एंटी ईरान सेंटिमेंट्स रखने वाले जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ऊपर जो अटैक है वो कैरी आउट किया गया, जो पाकिस्तान भी है और भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज आपको देखने के लिए मिलते हैं। स्टूडेंट्स, आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है। होमवर्क आपके लिए बेसिकली ये है कि अभी हमने रिसेंटली चाहबार पोर्ट और जो ग्वादर पोर्ट है उसके बारे में डिस्कस किया। तो आप देखिए कि बेसिकली आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर ये बताना है कि जो चाहबार पोर्ट एंड ग्वादर पोर्ट है कौन सा जो टेरिटोरियल वाटर का एरिया है जहाँ पे अपना जो एरिया है वो शेयर करते हैं। क्या वो पर्शियन गल्फ के अंदर करते हैं, क्या अरेबियन सी के अंदर अपना जो एरिया है उसको ओपन करते हैं, या आप देखिए कि गल्फ ऑफ ओमान के अंदर करते हैं। ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि जो चाहबार पोर्ट है, गल्फ ऑफ ओमान है, अपना जो टेरिटोरियल वाटर का जो एरिया है वो कहाँ पे शेयर करते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे बलूचिस्तान के बारे में रीड किया कि काफ़ी सारे कंट्री के अंदर जो बलूच डोमिनेटेड एरिया है वो शेयर किया जाता है। ऐसा ही मिडिल ईस्ट के अंदर में आपको जो कुर्द पीपल्स हैं उनका भी एक एरिया देखने के लिए मिलता है जिसको कि हम कुर्दिस्तान के रूप से भी जानते हैं। स्टूडेंट्स, कुर्दिस्तान बेसिकली जो ट्रीटी ऑफ लुसाने है आफ्टर द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद में जो कुर्द पीपल्स का जो डोमिनेटेड एरिया है उसको अलग अलग कंट्रीज के अंदर में डिवाइड कर लिया गया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद में। इनिशियल फेज के अंदर में उनको प्रोमिस किया गया था कि आपको एक स्पेशल जो स्टेट है, आपका एक स्पेशल जो कंट्री है उसको डेवलप किया जाएगा। और आप देखिए कि लेटर फेज के अंदर में कुर्दिस्तान पीपल्स को यहाँ पे डिवाइड किया गया। स्टूडेंट्स, उस कुर्दिस्तान पीपल्स के रिगार्डिंग में आपको इराक के बारे में पता होना चाहिए। आप देखिए कि इराक के अंदर में जो कुर्दिस्तान का जो रीजन है जिसकी कैपिटल को हम इरबिल के रूप से जानते हैं, जब ईरान के द्वारा पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान के अंदर अटैक किया गया तो उस दौरान में ईरान के द्वारा जो इरबिल है जिसको कि बेसिकली यहाँ पे मोसाद का एक टाउन के रूप से या मोसाद के हेडक्वार्टर के रूप से भी जाना जाता है कि मोसाद का वहाँ पे एक इलीगल वहाँ पे एक हेडक्वार्टर है वो सिचुएटेड है जिसकी वजह से वहाँ पे एंटी ईरान सेंटिमेंट्स को कैरी किया जाता है। तो आप देखें कि इरबिल जो टाउन है सेमी ऑटोनोमस रीजन है इराक के कुर्दिस्तान के अंदर में, उसके ऊपर भी ईरान के द्वारा अटैक किया गया था। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे कुर्दिस्तान के बारे में रीड किया, हमने यहाँ पे बलूचिस्तान के बारे में रीड किया, बलूचिस्तान की जो सिटीज़ हैं क्वेटा के बारे में देखा, वहाँ के दो पोर्ट हैं जिसको कि हम चाहबार पोर्ट जो कि हमने अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन एड की सप्लाई के लिए डेवलप किया था ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस के अंदर में, ग्वादर पोर्ट के बारे में हमने रीड किया। यहाँ पे ये जो एयर स्ट्राइक्स हैं वो क्यों कंडक्ट की गई हैं, इस जैश अल अदल नाम का जो सुन्नी बेस इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में हमने देखा। तो बेसिकली दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ईरान और पाकिस्तान के इस कन्फ्लिक्ट के बारे में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, जब से इजराइल और हमास का जो कन्फ्लिक्ट है वो देखने के लिए मिला हुआ गाजा स्ट्रिप के अंदर में, आप देखिए कि अलग अलग पार्ट्स के अंदर में जो सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है वो डेंजर सिचुएशन के अंदर है। स्पेशली जो रेड सी का जो एरिया है, रेड सी के एरिया के अंदर में होती रिबेलियंस के द्वारा जो अटैक्स हैं उनको कैरी आउट किया गया है। आप देखिए कि इंडिया का जो सोमालिया का जो कोस्ट है वहाँ पे एक इंडियन शिप को बेसिकली वहाँ पे जो पायरेट्स के द्वारा अटैक करने का भी कोशिश किया गया था। इल नाम का जो टाउन है उसके बारे में हमने कुछ दिन पहले ही रीड किया था। बेसिकली सोमालिया का जो इल नाम का टाउन है वहाँ पे इंडियन एक शिप को अटैक करने का कोशिश किया गया था और नेवी के जो कमांडोज है जिनको कि हम मार्कोस के रूप से जानते हैं उनके द्वारा उस शिप को वहाँ पे रेस्क्यू किया गया। स्टूडेंट्स, रिसेंटली इंडियन नेवी के द्वारा एक शिप का जो डिस्ट्रेस कॉल है वो रिसीव हुआ था। एक बेसिकली मार्शल आइलैंड रिलेटेड एक शिप है जो कि इजिप्ट के एक पोर्ट से इनिशिएट हुआ, स्टार्ट हुआ और इंडिया के लिए आने वाला था। तो आप देखिए कि उस शिप को बेसिकली अटैक किया गया गल्फ ऑफ आदेन के अंदर में। इंडियन नेवी को कॉल रिसीव होने के बाद में उस शिप को वहाँ पे रेस्क्यू किया गया इंडियन नेवी के द्वारा गल्फ ऑफ आदेन के अंदर में। अगर हम यहाँ पे बात करें शिप का बेसिकली जो ओरिजिन कंट्री है उसके बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि मार्शल आइलैंड का है ये शिप बेसिकली। और आप देखिए कि इससे पहले भी हमने जो माल्टा आइलैंड है जो मेडिटेरियन सी के अंदर सिचुएटेड है, गिब्बोन नाम का जो कंट्री है उनका जो शिप है उसको भी इंडियन नेवी के द्वारा रेस्क्यू किया गया। रेड सी का रीजन हो, गल्फ ऑफ आदेन का हो या अरेबियन सी के अंदर में, क्योंकि हमारे यहाँ पे काफ़ी सारी जो वॉर शिप्स हैं उनको यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा। प्रेजेंट समय में 12 हमारी यहाँ पे वॉर शिप्स हैं जो डिप्लॉय हैं अरेबियन सी के अंदर में, रेड सी और गल्फ ऑफ आदेन के रीजन के अंदर में। आप देखिए कि यहाँ पे डिस्ट्रेस कॉल को रिसीव होने के बाद में आईएनएस विशाखापट्टनम को वहाँ पे डिप्लॉय किया गया और उसी के द्वारा यहाँ पे मार्शल आइलैंड का जो शिप है उसको रेस्क्यू करने में हेल्प किया गया।
स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले मार्शल आइलैंड का जो लोकेशन है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप देखिए कि बेसिकली ये ऑस्ट्रेलिया नाम का जो कंट्री है वो सिचुएटेड है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे सिचुएटेड है। ऑस्ट्रेलिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे आपको एक स्मॉल आइलैंड कंट्री है वो देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि यहाँ पे जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, इंटरनेशनल जो डेट लाइन है वो पास होती है। तो इंटरनेशनल डेट लाइन का जो वेस्टर्न पार्ट है नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के अंदर में जो मार्शल आइलैंड है वो सिचुएटेड है, उसे बेसिकली वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है मार्शल आइलैंड। नेक्स्ट अगर हम बात करें शिप का जो ओरिजिन है, इस जो डेस्टिनेशन है उसके ओरिजिन के बारे में बात करें तो आप देखिए कि इजिप्ट का एक बेसिकली एक पोर्ट है जिसको कि हम सफागा पोर्ट के रूप से जानते हैं। इजिप्ट का जो सफागा पोर्ट है वहाँ से ओरिजिनेट हुआ है ये शिप। और ये शिप आने वाला था हमारे तमिलनाडु के सदर्न पार्ट के अंदर में थुथुनकोडी नाम का एरिया है। थुथुनकोडी नाम का जो एरिया है वहाँ पे ये जो शिप है वो आने वाला था। तो बेसिकली सपागा या पोर्ट है इजिप्ट से थुथुनकोडी के रिगार्डिंग में इसका जो डेस्टिनेशन था। उसी दौरान में जो डिस्ट्रेस कॉल है जो यहाँ पे अटैक है वो उसका इंफॉर्मेशन रिसीव हुआ इंडियन नेवी को, जिसको इसके द्वारा रेस्क्यू किया गया। स्टूडेंट्स हमने इजिप्ट के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया तो आप देखिए कि रिसेंटली रेड सी के रीजन के अंदर में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा होती रिबेलियंस का जो अटैक है उसको डील करने के पर्सपेक्टिव से एक अलायंस है उसको लॉन्च किया गया था। आप देखिए कि काफ़ी सारे कंट्रीज़ के द्वारा उस अलायंस को वहाँ पे नहीं ज्वाइन किया गया। क्या इंडिया के द्वारा उस अलायंस को ज्वाइन किया गया? इंडिया के द्वारा भी नहीं ज्वाइन किया गया। क्या इजिप्ट के द्वारा उसको ज्वाइन किया गया? हम देखिए कि इजिप्ट के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि कंप्लीटली अगर रेड सी के अंदर में जो सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है वो सिक्योर होगा तो यहाँ पे इजिप्ट का जो इकोनॉमी है उसके अंदर ये हेल्प करेगा। क्योंकि इजिप्ट का जो इकोनॉमी है वो स्वेज कैनाल के ऊपर डिपेंडेंट है। स्वेज कैनाल के थ्रू जो रेवेन्यू वहाँ पे जनरेट होता है इजिप्ट के बेसिस इजिप्ट को वहाँ पे, तो इजिप्ट के द्वारा भी वहाँ पे नहीं ज्वाइन किया गया। और भी मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं उनके द्वारा नहीं ज्वाइन किया गया। एक्सेप्शन है एक बहरीन नाम का जो कंट्री जिसके द्वारा उस अलायंस को ज्वाइन किया गया जो यूएसए के द्वारा लॉन्च किया गया था रेड सी या गल्फ ऑफ आदेन के रीजन के अंदर में सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के परस्पेक्टिव से। इंडिया के द्वारा भी यहाँ पे इंडिपेंडेंटली अपना जो नेवी है उसको डिप्लॉय किया गया है वहाँ पे जो इंडियन शिप्स हैं उनको रेस्क्यू करने के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि काफ़ी सारे जो पायरेसी के जो इंसिडेंट्स है वो देखने के लिए मिले हैं, स्पेशली जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का जो रीजन है वहाँ पे। स्टूडेंट्स हमने हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया तो आपको बेसिकली उन कंट्रीज़ का नाम पता होना चाहिए कि आप देखिए एक निमोनिक है जिसको कि हम सीड के रूप से जानते हैं, सोमालिया है, इथोपिया है, एटेरिया है, जिबूती है, और भी काफ़ी सारे कंट्रीज़ यहाँ पे ऐड किए जाते हैं अलग अलग डिफरेंट वे में जब निमोनिक्स को बनाया जाता है। तो बेसिकली ये 4 कंट्रीज हैं जो कि वहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के रूप में आपको देखने के लिए मिलते हैं। आप देखिए कि जिबूती के अंदर तो बेसिकली चाइना का भी वहाँ पे आर्मी का जो एक स्टेशन है वो सिचुएटेड है जिबूती के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है। होमवर्क ये है कि अभी हमने यहाँ पे इजिप्ट के एक पोर्ट के बारे में डिस्कस किया, सोफागा पोर्ट है जहाँ से ये शिप है ओरिजिनेट होने वाला था। आप देखिए कि गल्फ ऑफ आदेन के बारे में हमने देखा। तो आपको यहाँ पे एक स्ट्रेट के बारे में बताना है कि गल्फ ऑफ आदेन को जो रेड सी का जो एरिया है उसके साथ में जो कनेक्ट करने वाली जो स्ट्रेट है वो कौन सी है उसके बारे में आपको बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर में। आपको यहाँ पे बेसिकली जो यमन जो होती रिबेलियंस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है उसके पोर्ट के बारे में भी पता होना चाहिए कि यमन का कौन सा पोर्ट है जिसको होती रिबेलियंस के द्वारा बेसिकली कंट्रोल किया जाता है, वहाँ से सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब किया जाता है, उसके ऊपर अटैक है वो देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वडोदरा के बारे में है। आप देखिए कि यहाँ पे सदर्न पार्ट ऑफ गुजरात के अंदर आपको वडोदरा कंप्लीटली सदर्न पार्ट नहीं है। कंप्लीटली अगर हम सदर्न पार्ट के बारे में डिस्कस करें तो वहाँ पे आपको सूरत नाम का सिटी देखने के लिए मिलता है। तो वडोदरा का जो सेंट्रल का सदर्न पार्ट है, सेंट्रल से लिटिल बिट सदर्न पार्ट के अंदर में आपको वडोदरा नाम का एक सिटी देखने के लिए मिलता है गुजरात के अंदर में। आप देखिए कि वहाँ पे एक बोट का जो इंसिडेंट है वो देखने के लिए मिला एक स्कूल की पिकनिक के दौरान में। वहाँ पे एक लेक है जिसको कि हम हरिणी लेक के रूप से जानते हैं। हरिणी जो लेक है उसके अंदर में एक इंसिडेंट है वो देखने के लिए मिला है गुजरात के वडोदरा के अंदर में। आप देखिए कि 2022 के समय भी मोरबी के अंदर एक इंसिडेंट है वो देखने के लिए मिला था जो हैंगिंग वहाँ पे ब्रिज था जिसको कि हम झूलता हुआ पुल के रूप से जानते हैं। 2022 के समय जो विजयदशमी का जो दिन है जिसे कि हम दशहरा के डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आप देखिए मोरबी के उस
इंसिडेंट के बारे में हमने क्यों डिस्कस किया। एक तो सिरेमिक इंडस्ट्री की पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोरबी, और दूसरा आपको उस रिवर के बारे में याद होना चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि यूपीएससी के द्वारा लास्ट 1-2 ईयर्स से कोई भी टॉपिक न्यूज है, उस कोई भी टॉपिक अगर न्यूज के अंदर मेंशन है तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो आपको मोरबी की उस रिवर के बारे में पता होना चाहिए, जिसे कि हम मच्छू रिवर के रूप से जानते हैं, जहाँ पे उस हैंगिंग ब्रिज का जो इंसिडेंट है वो देखने के लिए मिला था। अगर हम इस बड़ौदा के इंसिडेंट के बारे में रीड करें तो हरिणी नाम का जो लेक है जिसके अंदर बोट का कोलैप्स होने की वजह से वहाँ पे कुछ लोगों का डेथ हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स का डेथ हुआ है, टीचर्स का भी वहाँ पे डेथ हुआ एक स्कूल पिकनिक के दौरान में। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने हरिणी लेक के बारे में रीड किया, तो आप देखिए कि आपको गुजरात की जो रामसर साइट्स हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए। टोटल गुजरात के अंदर 4 रामसर साइट्स हैं। एक तो वडोदरा नाम का जो सिटी है जहाँ पे हरिणी लेक के अंदर इंसिडेंट हुआ है वहीं पे ही सिचुएटेड है, जिसको कि हम वाधवना नाम का जो वेटलैंड है उसके रूप से जानते हैं। वडोदरा के पास में एक विलेज है जहाँ पे ये वाधवना जो वेटलैंड है वो सिचुएटेड है। तो सबसे पहला जो यहाँ पे आपको जो रामसर साइट है वो देखने के लिए मिलेगा गुजरात के अंदर में, वो आपको खेजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। खेजड़िया जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये बेसिकली जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात है, सपोज कीजिए ये गुजरात है, जो वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पे आपको मोरबी देखने के लिए मिलता है। और आप देखिए कि यहाँ पे जो जामनगर है वो सिचुएटेड है, तो जो जामनगर का जो पार्ट है वहाँ पे ये सिचुएटेड है खेजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बेसिकली माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। सेकंड आप देखिए कि नल सरोवर है, नल सरोवर भी बर्ड सेंचुरी के रूप से है, और आप देखिए कि माइग्रेटरी बर्ड्स की वजह से जाना जाता है नल सरोवर को। यह अहमदाबाद के पास ही आपको देखने के लिए मिलता है। एक सनद नाम का विलेज है, नल सरोवर वेस्टर्न पार्ट ऑफ अहमदाबाद का 50-60 किलोमीटर के आसपास का एरिया है जहाँ पे ये सिचुएटेड है सनद नाम के विलेज के अंदर में। थर्ड अगर हम बात करें स्टूडेंट, नल सरोवर के अलावा आपको थोल लेक है वो देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि थोल लेक कहाँ पे सिचुएटेड है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गुजरात के अंदर में एक मेहसाणा नाम का डिस्ट्रिक्ट है, मेहसाणा नाम का डिस्ट्रिक्ट है जहाँ अम्बे जी का एक टेम्पल भी है काफ़ी ज़्यादा फेमस। तो वहाँ पे बेसिकली ये जो थोल लेक है वो सिचुएटेड है मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। और फोर्थ आप देखिए कि वाधवना लेक है, वाधवना लेक कहाँ पे है, वडोदरा के अंदर ही आपको देखने के लिए मिलता है, तो वाधवना लेक है। स्टूडेंट्स हम मराठा एम्पायर के बारे में रीड करते हैं। आप देखिए कि मराठा एम्पायर के अलग अलग आपको जो छत्रप हैं अलग अलग पार्ट्स के अंदर में देखने के लिए मिलते थे। सपोज कीजिए कि हम मराठा एम्पायर के बारे में रीड कर रहे हैं, पुणे के अंदर में बेसिकली आपको जो बेसिकली वहाँ पे पेशवा का सेटिंग देखने के लिए मिलता है पुणे के अंदर में। आप देखिए कि हम यहाँ पे बेसिकली होलकर्स के बारे में रीड करते हैं, वो इंदौर के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेंगे। मालवा के रीजन के अंदर में होलकर आपको देखने के लिए मिलते हैं। आप देखिए हम सिंधियाज के बारे में रीड करते हैं तो आपको वो ग्वालियर का जो रीजन है, चंबल का जो रीजन है उसके अंदर में आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा भोंसले आपको नागपुर के अंदर देखने के लिए मिलेंगे, वहाँ पे भोंसले हैं जो लोग हुआ करते थे। जैसे कि हम राजपूत अलग अलग डायनेस्टीज के बारे में रीड करते हैं स्टूडेंट्स, कि चौहान है जो अजमेर से रूल किया करते थे। इसके अलावा आप देखिए कि परमार कहाँ से रूल किया करते थे, चंदेला कहाँ से रूल किया करते थे, तो उनके बारे में हम रीड करते हैं। वैसे ही आपको यहाँ पे मराठा एम्पायर के बारे में भी पता होना चाहिए। तो आप देखिए कि गुजरात का जो वडोदरा नाम का जो सिटी है वहाँ से जो रूल किया करते थे उनको हम गायकवाड़ के रूप से जानते हैं, कि जो गायकवाड़ हैं जो वडोदरा से रूल किया करते थे। कुछ दिन पहले हमने रेलवे के पर्सपेक्टिव से रीड किया था। आप देखिए कि नेशनल जो रेलवे विश्वविद्यालय है उसको बनाया गया है अभी रिसेंटली। हमारे जो यूपीएससी के थ्रू जो रेलवे का जो सर्विस के अंदर जो सेलेक्ट होते हैं उनका भी एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, वो आपको वडोदरा के अंदर में देखने के लिए मिलता है। उसी को रिसेंटली रीनेम किया गया है, तो उसके बारे में भी हमने कुछ दिन पहले न्यूज के अंदर डिस्कस किया था कि नेशनल जो रेलवे विश्वविद्यालय है उसको बनाया गया है, जिसमें रेलवे का जो एस्पिरेंट रेलवे के अंदर सेलेक्ट होने वाले जो ऑफिसर्स हैं उनका जो ट्रेनिंग को कैरी आउट किया जाएगा। कंप्लीट रेलवे का बेटर वे में कैसे वहाँ पे ओवरऑल उसको रिफॉर्म करना है उसके बारे में डिस्कस किया जाता है उस रेलवे विश्वविद्यालय के अंदर में। नेक्स्ट सेंटर और स्टेट का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में है। आप देखिए कि लैंड असेसमेंट के रिगार्डिंग में एक बिल है, वो यहाँ पे केरल के पर्सपेक्टिव से स्टूडेंट्स हमारे लिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए बेसिकली सेंटर और स्टेट का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आप देखिए कि गवर्नर की रिगार्डिंग में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो स्टार्ट हुए हैं, कि गवर्नर के द्वारा जो बिल है उसको असेंट नहीं दिया जाता है। आपको यहाँ पे गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उसके बारे में पता होना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस प्रोसेस को हमने कौन से कंट्री से बोरो किया है, कि जिसमें सेंटर के द्वारा जो गवर्नर को जो अपॉइंट किया जाएगा स्टेट के अंदर में, तो आप देखिए कि आपको यहाँ पे
कनाडा नाम का जो कंट्री है उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर आपको ये याद नहीं है, तो स्टूडेंट्स लक्ष्मीकांत का चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 के अंदर कुछ टेबल्स दी गई हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग पार्ट्स का क्या सोर्स है, कौन से कंट्री से हमने लिया है, उसके बारे में आप रीड करना। आप देखिए कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी एक जजमेंट डिलीवर किया गया था एक पेटिशन के अंदर में। अब स्टेट्स के द्वारा जो पेटिशन फाइल किया गया ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंडर में, आर्टिकल 131 के अंदर में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या है स्टूडेंट्स, की सेंटर और स्टेट का कोई कन्फ्लिक्ट हो या स्टेट और स्टेट का कोई कन्फ्लिक्ट हो, उस समय में स्टेट्स डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंदर में अप्रोच कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के अंदर भी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंडर में जो केस है उसको फाइल किया जा सकता है? क्या आपको यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि अलग अलग पार्ट्स के थ्रू में जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप जो केस है उसको फाइल कर सकते हो। एक अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन होता है, जैसे कोई हाई कोर्ट के अंदर आपने केस फाइल किया, वहाँ पे आपके अगेंस्ट में जजमेंट आया, आप उसके अगेंस्ट में यहाँ पे अपील करते हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, उसको अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन के रूप से जानते हैं। आर्टिकल 131 के अंदर में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन मीन्स आप डायरेक्टली यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर अप्रोच करोगे। तो क्या आर्टिकल जो 32 है फंडामेंटल राइट्स का जो वायलेशन के रूप में आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर अप्रोच करते हो, वो भी यहाँ पे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का पार्ट है या नहीं है, उसके बारे में भी आप रीड करना। इसी तरीके से पॉलिटी के जो टॉपिक्स हैं उनको कनेक्ट करके रीड करोगे स्टूडेंट्स, तो आपको बेटर वे में अंडरस्टैंडिंग होगी, लंबे समय तक आपको जो चीज़ें हैं वो याद रह पाएंगी। तो आप देखें कि बिल के रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 200 के अंडर में एक पेटिशन के जवाब रिगार्डिंग में जो अपना आंसर है वो दिया गया था, अपना ऑर्डर बताया गया था कि यहाँ पे अगर कोई बिल है जिसको दोबारा से पास करके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा गवर्नर को सेंड किया जाता है, तो गवर्नर को अपना जो असेंट है उसको देना होगा। लंबे समय तक जो वीटो पावर है वो नहीं लगाई जा सकती है यहाँ पे गवर्नर के द्वारा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बिल्स हैं उनकी रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आर्टिकल बेसिकली जो आर्टिकल 341 के बारे में है, कर्नाटक के द्वारा सेंटर को सजेस्ट किया गया है कि यहाँ पे आर्टिकल 341 किसके रिगार्डिंग में है, जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट के यहाँ पे इंक्लूजन और एक्सक्लूजन की रिगार्डिंग में आपको जो सेक्शन 1 सेक्शन 2 देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिएगा आर्टिकल 341 का जो यहाँ पे क्लोज 3 है उसको सजेस्ट किया गया है कर्नाटक के द्वारा कि यहाँ पे अपने लोकल एरिया के पर्सपेक्टिव से स्टेट के द्वारा सेंटर के द्वारा इस प्रोविजन को लाया जाए आर्टिकल 341 क्लोज 3 के अंडर में, जिसके थ्रू अपना जो इंटरनल वे में जो शेड्यूल कास्ट है उसको रिजर्वेशन है वो प्रोवाइड किया जा सके उनको सेग्रीगेशन के बेसिस पे। आप देखें कि यहाँ ही इसी आज के ही न्यूज़पेपर के अंदर में बेसिकली जो शेड्यूल कास्ट है उसका जो कैटेगराइजेशन के पर्सपेक्टिव से बताया गया है, जैसे कि आंध्र प्रदेश के अंदर में इलेक्शन के दौरान में एक जो कम्युनिटी है उसके दौरान में पीएम सर के द्वारा मेंशन किया गया था, जिसको कि हम मोडिगा कम्युनिटी के रूप से जानते हैं। आप देखिए कि आर रामचंद्रन राजू कमेटी है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1996 के अंदर में, शेड्यूल कास्ट का जो कैटेगराइजेशन है, रिजर्वेशन का जो कैटेगराइजेशन है उसके रिगार्डिंग में। आपको यहाँ पे आर्टिकल 340 के बारे में भी पता होना चाहिए, जिसके अंदर जस्टिस रोहिणी कमीशन है। जस्टिस रोहिणी कमीशन का भी मेन मोटिव यही है कि बेसिकली यहाँ पे ओबीसी रिजर्वेशन को कैटेगराइज किया जा सके। स्टूडेंट्स मनरेगा के रिगार्डिंग में एक स्कैम है वो वेस्ट बंगाल के अंदर देखने के लिए मिला है। तो आप देखिए कि 4 मेंबर्स का एक कमेटी है उसको कॉन्स्टिट्यूट करने के बारे में डिस्कस किया गया कि 2 पीपल्स यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के रिगार्डिंग में होंगे, 2 पीपल सेंट्रल गवर्नमेंट के रिगार्डिंग में, एक कैग के पर्सपेक्टिव से है, एक स्टेट के अकाउंट्स के पर्सपेक्टिव से है। ऐसे टोटल 4 पीपल्स का एक कमेटी बनाया जाएगा, उनके द्वारा हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में यहाँ पे जो जॉब कार्ड्स हैं उनको वेरीफाई किया जाएगा जो लोग यहाँ पे मनरेगा वर्क के अंदर में हैं। स्टूडेंट्स आपको मनरेगा के बारे में पता होना चाहिए, कितने दिन का जो रोजगार है वो गारंटी किया जाता है यहाँ पे, क्या 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट गारंटी किया जाता है या 150 डेज का, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका जो यहाँ पे पंचायत एरिया है उसकी कितने रेडियस के अंदर में आपको जो जॉब है वो प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको यहाँ पे जॉब नहीं दिया जाता है तो क्या आपको अनएम्प्लॉयमेंट का जो बेसिकली जो अलाउंस है वो भी यहाँ पे आपको दिया जाएगा, कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। काफ़ी बार हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया है। आप देखिए कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा दिल्ली के अंदर अक्टूबर के समय में एक स्ट्राइक है उसको भी कंडक्ट किया गया था, जिससे कि मनरेगा का जो मनी है उसको यहाँ पे रिलीज किया जाए सेंटर के द्वारा वेस्ट बंगाल के परस्पेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, मछलीपट्टनम एंड विशाखापट्टनम का जो हाईवे है उसके बारे में बताया गया है।
आप देखिए कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब पावर के अंदर में आई थी, इंडिया के अंदर जब स्टैब्लिश हुई थी, तो उस समय में जो मछलीपट्टनम नाम का जो एरिया है वो काफ़ी बार न्यूज के अंदर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे जो मछलीपट्टनम है, इस एरिया के अंदर में कौन सा बाहर का जो फॉरेन पावर का जो कंपनी है, क्या डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, किसके द्वारा अपना जो फैक्ट्री है उसको ओपन किया गया, कब अपना फैक्ट्री ओपन किया गया, उसके बारे में आपको रीड करना है, आपका होमवर्क है। आप देखिए कि न्यूज़पेपर के बेसिस पे आप कितने सारे जो टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज कर सकते हो, चाहे आपका पॉलिटी का टॉपिक हो, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक हो, आप इनको बार रिवाइज करोगे, अपनी बुक को ओपन करोगे, जब भी किसी टॉपिक के बारे में रीड करते हो तो आपको बेटर वे में बार बार वो चीज़ें हैं वो रिवाइज होंगी। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बेसिकली वहाँ पे फोक के बारे में बताया गया है कि डेंस फोग है। आप देखिए कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के काफ़ी सारे हिस्सों के अंदर भी जो डेंस फोग है वो देखने के लिए मिला है। फोक के रिगार्डिंग में भी एक आर्टिकल है, आज मेंशन है कि फोक को बेसिकली किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। हमारा जो इनसैट नाम का जो सैटेलाइट है उसके बारे में भी मेंशन किया गया है आज के न्यूज़पेपर के अंदर में। इनसैट नाम का जो सैटेलाइट है उसके थ्रू यहाँ पे जो फोक का जो कैलकुलेशन है उसको कैरी आउट किया जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे केरल का वल्नरेबिलिटी, लैंड का जो वल्नरेबिलिटी है उसके पर्सपेक्टिव से एक सर्वे है उसको कंडक्ट किया गया। आप देखें कि यहाँ पे पाया गया कि 13% के आसपास जो लैंड मास है केरल के अंदर में वो वल्नरेबल है, लैंड स्लिप हो सकता है, वहाँ पे लैंड स्लाइड के जो इंसिडेंट्स है वो देखने के लिए मिलते हैं। आप देखिए कि जो इडुक्की नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे इराविकुलम नेशनल पार्क सिचुएटेड है, इराविकुलम नेशनल पार्क के बारे में हमने डिस्कस किया है, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया, तो आपको वहाँ पे जो बेसिकली नीलगिरी तहर है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। आपको जो नीलगिरी तहर है, नीलगिरी का जो तहर है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जो कहाँ पे पाई जाती हैं। इराविकुलम नेशनल पार्क के अंदर उनकी जो संख्या है वो आपको काफ़ी सारी देखने के लिए मिलेगा, जो कि इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिचुएटेड है। तो आप देखिए कि इडुक्की डिस्ट्रिक्ट है, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के अलावा आपको वहाँ पे आपको वायनाड का एरिया देखने के लिए मिलेगा, मालापुरम का एरिया है, पलक्कड का एरिया है, जो बेसिकली 13% टोटल केरल का जो लैंड है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है, जहाँ पे जो लैंड स्लाइड का जो सिचुएशन है वो हो सकता है आने वाले समय के अंदर में। स्टूडेंट्स यहाँ पे लैंड स्लाइड्स बेसिकली क्यों इंक्रीज हुई हैं? एक तो देखिए कि स्ट्रीम का जो फ्लो है उसको यहाँ पे डिस्टर्ब किया गया है, समय समय पे कहीं पे चेक डैम बनाना, कहीं पे कुछ ना कुछ क्रिएट करना, तो स्ट्रीम का जो फ्लो है, उसको बेसिकली यहाँ पे चैलेंज करना या चेक करना, समय समय पे डिस्टर्ब करना, जिसकी वजह से यहाँ पे लैंडस्लाइड इंक्रीज हुआ। इसके अलावा रोड को कंस्ट्रक्ट करने के रिगार्डिंग में जो स्लोप है उसको कट करना, अनसाइंटिफिक वे के अंदर में जो लैंड है उसको यूज करना, ऐसे काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे जो ज़मीन है वो वहाँ पे लैंडस्लाइड के रिगार्डिंग में या लैंडस्लाइड के जो इंसिडेंट है वो देखने के लिए मिलते हैं। स्टूडेंट्स, सितंबर अक्टूबर के मंथ के समय में हमारे जो हिमालयन स्टेट्स है, हिमालयन स्टेट्स के अंदर भी एक सर्वे है उसको कंडक्ट करने के बारे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिस्कस किया गया था। आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश के अंदर में जब वहाँ पे बेसिकली जो मानसून के दौरान में फ्लड का सिचुएशन देखने के लिए मिला, जो ट्रेजिडी वहाँ पे क्रिएट हुआ, तो आप देखिए कुछ ट्रेजिडी के दौरान में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया था कि बेसिकली वहाँ पे सर्वे को कंडक्ट किया जाए लैंडस्लाइड के परस्पेक्टिव से, क्या हमारे ज़मीन का जो यूज का जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है। आप देखिए कि जोशीमठ के अंदर में जो लैंड सब्सिडेंस का जो इश्यू है वो देखने के लिए मिला था 2023 का जो जनवरी है, उस समय में वो टॉपिक काफ़ी ज़्यादा न्यूज के अंदर में था। जोशीमठ का जो एरिया है जहाँ पे एनटीपीसी का एक प्लांट भी सिचुएटेड है। स्टूडेंट्स, वहाँ पे आपको रवि चोपड़ा कमेटी के बारे में पता होना चाहिए। काफ़ी कुछ कमेटीज़ हैं जो हमारे वल्नरेबल सिचुएशन को शो करती हैं हिमालयन एरियाज के अंदर में। फोग के बारे में हमने यहाँ पे रीड किया, विंटर के समय जो फोग है वो क्यों देखने के लिए मिलता है लार्जर अमाउंट के अंदर में। आप देखिए विंटर के समय में जो रेडिएशन है सन का वो काफ़ी कम आप तक पहुँचता है। एक तो आपको जो मॉर्निंग है वो काफ़ी लेट देखने के लिए मिलेगा, और आप देखिए कि जो सन है वो 4 के बाद में जो उसका जो आपको जो हीट है वो काफ़ी कम ऑब्जर्व किया जाता है। तो बेसिकली जो वाटर यहाँ पे वेपर के रूप में कन्वर्ट हुआ वो अपना जो डेस्टिनेशन है उसके लिए नहीं पहुँच पाता है। इसी वजह से वो जो वेपर है वो बेसिकली ग्राउंड के ऊपर एक लेयर है उसको क्रिएट करेगा नाइट के समय में, तो इसी को हम बेसिकली फोग के रूप से जानते हैं। फोग के रिगार्डिंग में एक आर्टिकल कुछ दिन पहले भी आया था, उसके बारे में भी आप रीड करना। अपना द हिंदू न्यूज़पेपर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट्स आप जरूर से बनाया कीजिए जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिले। आप देखिए कि डिस्ट्रेस के समय में जो यहाँ पे अलर्ट का जो सिचुएशन है फिशरमैन्स को डायरेक्टली सेंड किया जाएगा उनका बोट के रिगार्डिंग में, और फिशरमैन भी अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर है अपना जो सिग्नल है वो सेंड कर सकते हैं
इसरो के द्वारा बेसिकली जो डिस्ट्रेस अलर्ट डिवाइस है उसको अपग्रेड किया गया है, उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन के बारे में है, इसको आप एग्जाम्पल के रूप में यूज कर सकते हो अपने कहीं आंसर के अंदर में, मेंस के दौरान में। इंडिया के अंदर जो डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ट्रैफिक है वो आने वाले समय में डबल होने वाला है, 300 मिलियन के आसपास देखने के लिए मिलेगा आपको 2030 के समय में। ये सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा कहा गया। स्टूडेंट्स, आपको इंडिया के अंदर जो एयरपोर्ट है उनके बारे में पता होना चाहिए। आप देखें कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। हमने अभी कुछ दिन पहले कुछ रीड किया था जिसके अंदर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो शेयरिंग है वो आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे कि आप देखें कि हमने डिजी यात्रा के बारे में कुछ दिन पहले रीड किया। डिजी यात्रा जो बेसिकली एक प्राइवेट एक आपको डिजिटल जो आपका पैसेज है एयरपोर्ट्स के थ्रू में उसी के रिगार्डिंग में है, बट उसमें प्राइवेसी का जो वायलेशन है उसके रूप से माना गया था। तो स्टूडेंट्स, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो शेयर है डिजी यात्रा के अंदर में, जो यहाँ पे डिजिटल पासेज के पर्सपेक्टिव से उसको डेवलप किया गया 2018 के समय में। कुछ बेसिकली एयरपोर्ट्स के अंदर उसको एनरोल किया गया था दिसंबर 2023 के समय में। इसके अलावा आपको ये बेसिकली यहाँ पे गगन के बारे में पता होना चाहिए। गगन भी वहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ही डेवलप किया गया है, तो गगन के बारे में आप रीड करना, ये आपका होमवर्क है। स्टूडेंट्स, आंगनवाड़ी और जो आशा वर्कर्स हैं उनका एक स्ट्राइक है जो महाराष्ट्र का जो आज़ाद मैदान है उसके अंदर में प्रेजेंट समय में चल रहा है। उनको बेटर वे में जो अलाउंस है वो यहाँ पे दिए जा सके आंगनवाड़ी वर्कर्स को। आप देखिए कि यहाँ पे प्रेजेंट समय में 8 रुपीज़ हैं पर डे जो अलोकेट किए जाते हैं न्यूट्रिशनल के बेसिस के ऊपर में। इनका डिमांड है कि इनको 24 पर डे के रूप में जो रुपए हैं वो दिए जाएं, बेसिक न्यूट्रिशनल का जो अवेलेबिलिटी है उसको फुलफिल करने के परस्पेक्टिव से। स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है। आप देखिए कि ICDS नाम का जो स्कीम है जो 1970 के समय स्टार्ट हुआ था। इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के पर्सपेक्टिव से और भी काफ़ी सारी स्कीम है जो बेसिकली प्रेग्नेंट वुमेन के रिगार्डिंग में इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल जो डिलीवरी है वो हो सके। पहले आप देखिए अर्लियर फेज के अंदर में इंस्टीट्यूशनल जो डिलीवरीज है वो नहीं हुआ करती थी। गवर्नमेंट्स के द्वारा कुछ इंसेंटिव्स है उसको यहाँ पे ऐड किया गया कि आपको कुछ मनी है वो यहाँ पे मिलेगा। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो बेसिकली इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हैं जो स्टार्ट हुई हैं इंडिया के अंदर में, हॉस्पिटल के अंदर में जो प्रेग्नेंट वुमेन को लेके जाना लास्ट समय में प्रेगनेंसी के दौरान में। आप देखिए कि उसके अंदर हमारे जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, ये बेसिकली एक AAA का कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर हमारे जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स के अलावा आप देखिए कि हमारे जो ANM हैं जो हेल्थ सेक्टर के ग्रास रूट लेवल वर्कर हैं, और जो आशा वर्कर्स हैं ये बेसिकली आपको एक्रीडेशन सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट है। ये इंपॉर्टेंट 3A का कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलता है ग्रास रूट लेवल के ऊपर में, जो स्पेशली वुमेन्स का जो हेल्थ है उसी के रिगार्डिंग में। स्टूडेंट्स, आज का फ्राइडे का न्यूज़पेपर है तो काफ़ी सारी जो कल्चरल की जो चीज़ है वो यहाँ पे मेंशन की जाती हैं। एक ओडिसी डांस के बारे में बताया गया है। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि किसका डांस बताया गया है, कहाँ पे ये होने वाला है। बेसिकली ऐसा जो बताया जाता है यहाँ पे ऐसे फेस्टिवल्स हैं या फंक्शंस ऑर्गेनाइज होंगे। आपको बेसिकली ओडिसी डांस के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको पता होना चाहिए। आप देखिए कि जब भी हम ओडिसी डांस के बारे में रीड करते हैं तो आपको इसका जो ओरिजिन है उसके बारे में पता हो कि उड़ीसा के अंदर में जो उदयगिरी खांडगिरी का जो केव्स हैं, जो बेसिकली एक ट्रिपल केव्स के रूप से जाना जाता है कि 3 केव्स का एक एरिया बनता है। तो कौन कौन सी है, तीसरा केव यहाँ पे मिसिंग कौन सा है, जैसे उदयगिरी है, खांडगिरी का जो केव्स है। यहाँ पे सबसे पहले ओडिसी डांस है उसके आपको सोर्स मिलते हैं। जैनिज्म के अंदर एक किंग हुआ करते थे जिनको कि हम खारवेला के रूप से जानते हैं। आप देखिए खारवेला नाम के जो किंग हैं उनके द्वारा इस ओडिसी डांस है उसको पेट्रोनाइज किया गया है। भारतनाट्यम का जो डांस है उसके सिमिलर आपको ये डांस है वो देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक त्रिभंगा जो पोजीशन है उसको भी बनाया जाता है। इसके अलावा आपको एक चौक पोजीशन है वो भी आपको देखने के लिए मिलती है, और जो लोअर बॉडी है वो इसके अंदर स्टैटिक आपको देखने के लिए मिलेगा। अपर बॉडी के अंदर ही जो मूवमेंट है उस ओडिसी डांस के अंदर में किया जाता है। आपको इस ओडिसी डांस या हमारा क्लासिकल डांस है इसके बारे में भी पता होना चाहिए कौन कौन से हमारे क्लासिकल डांस है। कुछ दिन पहले हमने कथक के बारे में रीड किया था, वो भी न्यूज़पेपर के अंदर मेंशन था। PM सर जब गुजरात का मीटिंग के लिए जाने वाले थे तो उनका वेलकम किया गया था अहमदाबाद एयरपोर्ट के ऊपर में कथक डांसर्स के द्वारा। कथक है, कथकली है, आपको अलग अलग डांसेस के बारे में पता हो। सॉरी, कथकली डांस था बेसिकली वो, जहाँ पे एयरपोर्ट के ऊपर उनका जो वेलकम के दौरान था। भारतनाट्यम के बारे में आपको पता होना चाहिए। कुछ दिन पहले हमने करंट अफेयर्स के अंदर जो मोहिनी अट्टम डांस है उसके बारे में रीड किया था।
तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से आप कोरिलेट करते हुए रीड करोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं याद होंगी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट यहाँ पे एक ब्रिटिश अथॉरिटीज़ का जब रूल हुआ करता था इंडिया के अंदर में, तो एक पर्सन है उनकी जो बुक्स है उनको लॉन्च करने के रिगार्डिंग में न्यूज़ को मेंशन किया गया है। यहाँ पे जो जौनपुर का जो मस्जिद है उसके बारे में बताया गया है कि जौनपुर के अंदर जो मॉस्क है उसके बारे में, जिसको कि हम बेसिकली अटाला मॉस्क्यू के रूप से भी जानते हैं, अटाला मॉस्क है उसके रूप से भी जानते हैं, जो कि सर्की रूलर्स के द्वारा वहाँ पे जौनपुर के रीजन के अंदर बनाया गया था। आपको यहाँ पे जौनपुर के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जौनपुर बेसिकली जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं, जब तुगलक डायनेस्टी हुआ करती थी तो एमबीटी नाम की जो पर्सन है जिनको कि पगला राजा या मेड किंग का जो स्टेटस है वो भी दिया गया है। आप देखिए कि मोहम्मद बिन तुगलक के एक बेसिकली ब्रदर हुआ करते थे जिनको कि हम जोना खान के रूप से जानते हैं। इसी वजह से जो जौनपुर है उसका नाम लिया जाता है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश के अंदर सिचुएटेड है जौनपुर। आप देखिए कि जो वहाँ पे सर्की रूलर्स के द्वारा बेसिकली जो मीनार्स हैं उनको बनाया गया है, या सर्की डायनेस्टी का जो आर्किटेक्चर है वो आपको देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर मीनार है वो मिसिंग होती हैं। जो आपको यहाँ पे मुगल आर्किटेक्चर के दौरान में जो मीनार्स आपको देखने के लिए मिलेंगी वो मीनार कंप्लीटली यहाँ पे मिसिंग देखने के लिए मिलती हैं इस सर्की आर्किटेक्चर के अंदर में। स्टूडेंट्स जब इस इंग्लिश अथॉरिटी के जो पर्सन हैं विलियम होड्स हैं, जिनके द्वारा इस तरीके का जो फोटोग्राफी है उसको कैरी आउट किया गया था, तो आप देखिए कि उस समय एंग्लो मराठा वॉर है वो अपने फेज के अंदर में था। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर है, उस समय के सहरा के बारे में बताया गया है। जब हम एंग्लो मराठा वॉर के बारे में डिस्कस करते हैं तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के बारे में बाद में जो बैटल ऑफ ट्रीटी ऑफ सलबाई है वो भी एग्जिस्टेंस के अंदर में आया था। तो आपको इन ट्रीटीज के बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और भी काफ़ी सारे प्लेसेज के बारे में बताया गया है। आगरा और यमुना का जो फोटो है, ग्वालियर का फोटो है, इलाहाबाद का फोटो है, उन सभी के बारे में डिस्कस किया गया है इस आर्टिकल के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एसर का जो रिपोर्ट है, हमारा एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन जो रिपोर्ट है जो एनजीओ प्रथम के द्वारा निकाला जाता है, उसके बारे में बेसिकली यहाँ पे बताया गया कि इंडिया के अंदर में जो पेंडेमिक के अंदर में जो एजुकेशन का इफेक्ट आपको देखने के लिए मिला था उसका जो रिजल्ट है प्रेजेंट समय में लोगों को फेस हो रहा है। जैसे कि एसर का जो रिपोर्ट आया जिसके अंदर में रूरल विलेज के जो पर्सन थे बियॉन्ड बेसिस पे 14 टू एज 18 का जो एज ग्रुप है उसका वहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको मेजर किया गया। तो स्टूडेंट्स एसर जो एनजीओ प्रथम के द्वारा कंडक्ट की जाती है 2005 के समय में, आप देखिए कि इसको गांधी पीस प्राइज है वो भी दिया गया था एनजीओ प्रथम को 2021 के समय में। तो उसी की रिपोर्ट के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया कि मोर देन हाफ हमारे जो चिल्ड्रंस है, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं रूरल एरिया के अंदर में, उनको बेसिक मैथमेटिक्स का जो डिवीजन है वो नहीं आता है। आप देखिए कि हाउस होल्ड बेस ये सर्वे है जो आपको देखने के लिए मिलेगा। 4 ईयर्स के अंदर इसको फर्स्ट टाइम फुल फोल्ड के अंदर में कंडक्ट किया गया। 28 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में, 26 स्टेट्स के अंदर में इसको कंडक्ट किया गया। फाउंडेशनल जो लिटरेसी है, फाउंडेशनल जो रीडिंग है, अर्थमेटिक की जो एबिलिटीज़ है, उसके अंदर जो डिफेक्ट है वो देखा गया है। स्टूडेंट्स इसके अंदर काफ़ी सारे जो डाटाज हैं उसको मेंशन किया गया है। उन डाटाज को आप अपना नोट डाउन करना, आपके मेंस एग्जामिनेशन के परस्पेक्टिव से वो इम्पोर्टेंट रहेगा आपके रिवीजन के ही रिगार्डिंग में। स्टूडेंट्स यहाँ पे प्राइवेट ट्यूशंस के बारे में डिस्कस किया गया कि प्राइवेट ट्यूशंस के अंदर में पहले 25% जो चिल्ड्रंस हैं उनका एनरोलमेंट हुआ करता था। प्रेजेंट समय में 2022 के समय 30% चिल्ड्रंस हैं उनका एनरोलमेंट है। आप देखिए कि 90% लोगों के पास में जो चिल्ड्रंस हैं उनके पास में स्मार्टफोन है, बट उसका किस तरीके से जो सेफ्टी है उसको कैरी आउट करना है उसका इंफॉर्मेशन काफ़ी कम लोगों के पास है। न्यू एजुकेशन, हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग में जो फाउंडेशनल लिटरेसी है, यूनिवर्सल जो फाउंडेशनल लिटरेसी है, न्यूमरेसी है, उसको अचीव करना है 2025 के परस्पेक्टिव से। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे एक निपुण अभियान है जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, फाउंडेशनल लिटरेसी है उसके रिगार्डिंग में, तो उसी के बेसिस पे इसको हम अचीव कर सकते हैं। बेसिकली एक आने वाले समय में एक चैलेंज का जो सिचुएशन है वो क्रिएट करेगा, जो कोविड-19 के पेंडेमिक के दौरान में जिस तरीके से एजुकेशन के अंदर में जो डाउनफॉल है वो देखने के लिए मिला। जो डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट किया गया था बट उसके कोई भी इफेक्ट है वो नहीं देखने के लिए मिला है। तो स्टूडेंट्स उसी के रिगार्डिंग में कुछ कंसर्न्स और रेज किए गए हैं। इंडिया और यूके के डिफेंस टाइज के बारे में है। आप देखिए कि यहाँ पे रिसेंटली हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं यूके के लिए गए थे, और चाइना का यहाँ पे जिस तरीके से इंडियन ओशियन रीजन के अंदर इमरजेंस हुआ है उसी को डील करने के रिगार्डिंग में इंडिया और यूके के यहाँ पे नेवी के रिगार्डिंग में कुछ जो एग्रीमेंट्स हैं उनको साइन किया गया। इलेक्ट्रिकल प्रोपल्सन का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको बेसिकली यहाँ पे डेवलप करने के बारे में डिस्कस किया गया है।
इंडियन नेवी के अंदर अभी स्टिल आपको कोई भी इलेक्ट्रिकल प्रोपल्सन जो टेक्नोलॉजी की जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो नहीं देखने के लिए मिलेंगे, उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट है वो आपको रीड करना है। आप देखिए कि डिफेंस से रिलेटेड टू मच क्वेश्चंस आपके पेपर के अंदर में नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सैटेलाइट का जो वेदर कंडक्टिविटी है उसके बारे में डिस्कस किया गया। तो अभी एक पेपर है वो पब्लिश हुआ था 2019 के समय में। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो वेदर का रिगार्डिंग में इनसेट 3D नाम का एक सैटेलाइट है, इनसेट 3D नाम का एक सैटेलाइट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इनसेट 3D सैटेलाइट के द्वारा एक रेड ग्रीन ब्लू कलर का जो यहाँ पे कलरिंग प्रोसेस है या इमेज है उसको यूज किया जाता है सोलार रिफ्लेक्टेंस एंड ब्राइट टेम्परेचर के पर्सपेक्टिव से। स्टूडेंट्स इनसेट 3D है, इनसेट 3DR है, ये सैटेलाइट्स करंटली एक्टिव हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर में। अर्थ का जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है उसके अंदर में कंप्लीट प्रेजेंटली एक्टिव हैं, जिनका एक इंक्लिनेशन भी आपको देखने के लिए मिलता है 82 डिग्री के आसपास। और इनके द्वारा रेडियोमीटर जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज करते हुए स्पेक्ट्रल मेजरमेंट को यहाँ पे यूज किया जाता है, जिससे कि यहाँ पे जो वेदर है उसको प्रेडिक्ट किया जा सके, वेदर का जो डाटा है उनको इनके द्वारा कैरी आउट किया जा सके। स्टूडेंट्स स्पेक्ट्रल मेजरमेंट को यहाँ पे कैरी आउट किया जाएगा इनसेट 3D एंड 3DR के द्वारा। इनके द्वारा एक रेडियोमीटर का जो डिवाइस है उसके बेसिस पे जो मेजरमेंट है उसको कैरी आउट किया जाता है, जिसमें फॉर्म ऑफ टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिसिटी का जो एक्टिविटी है। बहुत सैटेलाइट यहाँ पे एटमॉस्फेयर का जो साउंडर्स है उनको कैरी करती हैं, जिसके द्वारा टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी को, वाटर वेपर है उसका जो स्टडी है उसको कैरी आउट किया जाएगा। वाटर वेपर एक मेन फंक्शन है यहाँ पे। हाइट्स का कितना हाइट्स है ग्राउंड के बेसिस पे, जिसके बेसिस पे साइंटिस्ट के द्वारा कंबाइंड फॉर्म के अंदर में जो रेडियोमीटर साउंडर मेजरमेंट है उसको अंडरस्टैंड किया जाता है, जिससे कि एटमॉस्फेरिक कैरेक्टरिस्टिक को उनके द्वारा अपनी जो रिपोर्ट्स है उनके अंदर में बताया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स बिल्किस बानो केस के रिगार्डिंग में है। आप देखिए कि बिल्किस बानो के जो पर्सन है जिनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि उनके द्वारा प्रिजन के अंदर में अपने आप को जो पहुंचना है, प्रिजन के अंदर अपने आप को वापस से सरेंडर करना है, तो आप देखिए कि उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जो पेटिशन है वो फाइल की गई है। पेटिशन बेसिकली यही है कि उनके द्वारा कुछ इल हेल्थ के कुछ कारण है वो बताए गए हैं कन्विक्टेड पर्संस के द्वारा, फैमिली मेंबर्स के कुछ कारण से, इसके अलावा कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स हैं वो भी बताया गया है कि उनके द्वारा बेसिकली जो समय है वो ज़्यादा चाहिए वापस से सरेंडर करने के बेसिस के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द रजौरी के बेसिस पे है। स्टूडेंट्स रजौरी के अंदर फिर से जो इंसिडेंट है वो देखने के लिए मिला है। रजौरी बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर का जो जम्मू डिवीजन है उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि अर्लियर फेज के अंदर वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था, कुछ लोगों को ओवरग्राउंड वर्कर्स के बेसिस पे हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा डिटेंड किया गया था, जिसमें कुछ लोगों का वहाँ पे डेथ हुआ था। स्टूडेंट सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट के रिगार्डिंग एक पैनल है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट का यहाँ पे मेन मोटिव यही है कि 1200 के आसपास हमारा जो शेड्यूल कास्ट है वो प्रेजेंट समय में है, उनको यहाँ पे सब कैटेगराइज किया जाए, किसी एक कास्ट को मोर बेनिफिट है वो ना मिले। आप देखिए कि आर्टिकल 340 है वो आपको ओबीसी की रिगार्डिंग में सब कैटेगराइजेशन के पर्सपेक्टिव से देखने के लिए मिलता है। 340 का जो आर्टिकल है उसको एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, जिसको कि हम जस्टिस रोहिणी कमीशन के रूप से जानते हैं। आप देखिए जस्टिस रोहिणी कमीशन का भी रिपोर्ट यही है कि ओबीसी को सब कैटेगराइज किया जाए, जिससे कि एक कास्ट का जो डोमिनेशन है वो ना रहे। कुछ ऐसी भी कास्ट हैं जो ओबीसी के अंदर हैं बट उनका प्रॉपर एजुकेशन उतना हाई डेवलप ना होने की वजह से उनको रिजर्वेशन है वो बेनिफिट नहीं मिल पाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे शेड्यूल कास्ट को कैटेगराइज करने के रिगार्डिंग में 1994 के समय में जो मेडिका नाम का जो कम्युनिटी है जिसके रिगार्डिंग में पीएम सर के द्वारा तेलंगाना के इलेक्शन के अंदर में उनको कमिट किया गया था कि आपको यहाँ पे सब कैटेगराइज किया जाएगा आपके पर्सपेक्टिव से शेड्यूल कास्ट को। उसके रिगार्डिंग में एक कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन है उसको भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, जिससे कि हम जस्टिस पी रामचंद्रन राजू कमीशन के रूप से जानते हैं। बाद में आप देखिए कि नेशनल कमीशन है वो एग्जिस्टेंस के अंदर आया, जिसके द्वारा सब कैटेगराइजेशन है उसके बारे में डिस्कस किया गया था, बट स्टिल अब वो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर में नहीं आया है। स्टूडेंट्स कोचिंग सेंटर्स के अंदर में कुछ यहाँ पे गाइडलाइंस है उनको इश्यू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि हमारे जो कंज्यूमर अथॉरिटी है, जो 2019 का जो कंज्यूमर एक्ट है जिसके थ्रू उसको फॉर्म किया गया था, तो कंज्यूमर अथॉरिटी के द्वारा भी यूपीएससी के सेक्टर का जो कोचिंग्स है उसके ऊपर फाइन लगाया गया था। उनके द्वारा कुछ तरीके के जो क्लेम्स किए गए थे, जैसे कि गारंटेड प्रीलिम्स है, मॉक इंटरव्यू के अंदर स्टूडेंट एनरोल है, उसको अपना क्लासरूम का स्टूडेंट दिखा दिया गया।
आप देखिए कि फ्री के मॉक इंटरव्यूज हैं उसके अंदर में स्टूडेंट के द्वारा एनरोल किया गया, उसको अपना स्टूडेंट का अपना जो एस्पिरेंट है उसके रूप में दिखाया गया कि हमारा जो कोचिंग है उससे सिलेक्शन हुआ है। तो इसी तरीके के जो क्लेम्स हैं उनके रिगार्डिंग में कोचिंग सेंटर्स के कुछ गाइडलाइंस हैं उनको इश्यू किया गया है, स्पेशली जो आईआईटी जेईई नीट के एग्जामिनेशन है उसके पर्सपेक्टिव से, कि बिलो 16 ईयर के बिलो में जो पर्सन है उसका एनरोलमेंट नहीं होगा। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी गाइडलाइंस है तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा यहाँ पे इश्यू किया गया। आप देखिए कि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो डेथ है वो देखने के लिए मिला था, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का जो डेथ है वो देखने के लिए मिला था, स्पेशली जो कोटा जो जगह है राजस्थान के अंदर में, चंबल का जो बैंक है उसके ऊपर सिचुएटेड है वो कोटा नाम का सिटी, जो कि आईआईटी जेईई और नीट का कोचिंग है उसकी वजह से जाना जाता है। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट मालदीव के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि युगांडा का जो कैपिटल है वहाँ पे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का एक मीटिंग है वो चल रहा है, जिसके अंदर हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं, हमारे जो मालदीव के जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं उनका एक मीटिंग हुआ। आने वाले समय में जो मालदीव और इंडिया का जो बेसिकली जो डिफरेंसेज है उनको रिजोल्व करने का कोशिश किया जाए। आप देखें कि मालदीव के द्वारा 15 मार्च का जो डे है वो डिसाइड किया गया है जब इंडिया का अपना ट्रूप्स है उनको वहां से रेस्क्यू करना है, इंडिया को अपना जो ट्रूप्स है उनको निकालना है मालदीव के रीजन के अंदर में। ऐसा स्टूडेंट्स क्यों देखने के लिए मिला है, क्योंकि आप देखिए कि रिसेंटली मालदीव और इंडिया का कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ, हमारी जो वहाँ पे ट्रूप्स हैं वो क्यों प्रेजेंट है, वो आप देखिए कि हमने कुछ हेलीकॉप्टर्स हैं जो मालदीव को दिए गए थे उसके मेंटेनेंस के रिगार्डिंग में, इमरजेंसी की सिचुएशन के अंदर एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड के अंदर में जो रेस्क्यू ऑपरेशंस को कैरी आउट किया जा सके, सॉरी स्टूडेंट्स, तो रेस्क्यू ऑपरेशंस को कैरी आउट किया जा सके, इसी वजह से हमारे जो ट्रूप्स हैं वो प्रेजेंट है मालदीव के अंदर में। उन्हीं डिफरेंसेस को यहाँ पे सोल्व करने के रिगार्डिंग में कुछ डिस्कशंस है उनको कैरी आउट किया गया हमारे मिनिस्टर और मालदीव के जो मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा। हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में वहाँ पे डिस्कस किया गया। वहाँ पे उथेरा थिलू फेलू नाम की एक जगह है उस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया गया, जहाँ पे कोस्ट गार्ड का एक हार्बर है तो 2021 के समय एग्रीमेंट के अंदर में साइन किया गया था इंडिया और मालदीव के द्वारा। इंडिया की जो डिफेंस फोर्सेज है वहाँ पे मालदीव की डिफेंस फोर्सेज है उनको भी अपग्रेड करने में हेल्प करती हैं। और आप देखिए कि 1988 के समय जो कूप का सिचुएशन क्रिएट हुआ था मालदीव के अंदर में, जब इंडिया की डिफेंस फोर्सेज के द्वारा कूप की सिचुएशन के अंदर में उनको प्रिवेंट किया गया था, जिसको ऑपरेशन कैक्टस के रूप से हम जानते हैं। कांग्रेस के द्वारा नीति आयोग की जो रिपोर्ट है पॉवर्टी के रिगार्डिंग में, नीति आयोग के कुछ फंड्स के रिगार्डिंग में रिपोर्ट है उसके रिगार्डिंग अपोजिशन है वो दर्ज किया गया, अपना जो अपोज है वो किया गया है। आप देखिए कि जेनेटिक मॉडिफाइड जो क्रॉप है उसके ऑयल को यूज करने के रिगार्डिंग में गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है कि यहाँ पे एडिबल ऑयल है वो मोर चीपर वे में अवेलेबल होगा अगर जीएम क्रॉप है जो मस्टर्ड क्रॉप है उसको यूज किया गया, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल को बेसिकली यहाँ पे एडिबल ऑयल के रूप में यूज किया जाता है इंडिया के अंदर में। और आप देखिए कि यहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा कुछ डाटा भी दिया गया है कि 15,000 के आसपास जो कैनोला ऑयल है जिसको इंपोर्ट किया जाता है इंडिया के द्वारा जीएम कैनोला के जो सीड्स हैं उनके रिगार्डिंग में, 2.8 टन के आसपास जो सोयाबीन ऑयल है उसको इंपोर्ट किया जाता है एनुअली बेसिस पे इंडिया के द्वारा। अर्जेंटीना, यूएस, ब्राजील, कनाडा उनके जो कंट्रीज हैं जिनके द्वारा जीएम सोयाबीन है जिसको कल्टीवेट किया जाता है। तो आप देखिए कि प्रेजेंट समय में जो 80% जो सोयाबीन का जो कल्टीवेशन है जीएम सोयाबीन के परस्पेक्टिव से है। तो यहाँ पे जो डीएमएस धारा नाम का जो मस्टर्ड है उसको अलाउ करने के बारे में डिस्कस किया गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी के द्वारा। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी के बारे में आपको जरूर से पता होना चाहिए, रीड जरूर से करना इस टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से है, बट अगर हम वर्ल्ड के इस न्यूज़ के बारे में रीड करने से पहले हमको यहाँ पे बेसिकली जो पिपिलोमो वायरस है जो सर्वाइकल कैंसर के रिगार्डिंग में उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि जनवरी का जो मंथ है, जनवरी के मंथ को हम बेसिकली यहाँ पे सर्वाइकल कैंसर के अवेयरनेस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है WHO के द्वारा। सर्वाइकल कैंसर के बारे में अगर हम रीड करें तो वुमेन्स का जो वर्विक्स सर्विक्स नाम का जो एरिया है उसके अंदर में बेसिकली डेवलप होता है, जो बेसिकली आपको एक सेक्सुअल डिजीज के रूप में देखने के लिए मिलता है। ऑलमोस्ट ऑल जो सेक्सुअल एक्टिव पीपल्स हैं उनके अंदर में ये आपको HPV जो ह्यूमन पिपिलोमो वायरस है वो उसका डेवलपमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। बट आप देखिए कि जिनका इम्यूनिटी अच्छा है उसके अंदर में वायरस है उसके जो इफेक्ट्स है वो नेग्लेक्ट हो जाते हैं, बट काफ़ी कुछ लोग हैं जिनके अंदर में इसका जो प्रेजेंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इंडिया के अंदर में सेकंड नंबर पे ये जो कैंसर है सर्वाइकल कैंसर है उसके रूप में ये इसका जो डेवलपमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। WHO के द्वारा 2022 के समय इसका एक स्ट्रेटजी है उसको डेवलप किया गया था कि यहाँ पे वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग में आप देखिए HPV नाम का एक वैक्सीनेशन आपको देखने के लिए मिलता है।
इसी वायरस के रिगार्डिंग में एक वैक्सीनेशन आपको देखने के लिए मिलता है, जिसके बारे में कुछ हमारे यहाँ पे वैक्सीनेशन ड्राइव है उसको लॉन्च किया जाएगा। संडे का जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर भी हमने इसको रीड किया था कि 2006 के समय इस वैक्सीनेशन को स्टार्ट किया गया था। इंडिया यहाँ पे एक लार्जेस्ट मार्केट है, तो बेसिकली वहाँ पे कुछ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसको देखा गया था उस समय में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से, तो आपको यहाँ पे वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से जो न्यूज़ है उसके बारे में पता होना चाहिए। आप देखिए कि फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द पैलेस्टाइन के पर्सपेक्टिव से। हॉस्पिटल्स के अंदर में कुछ डेथ्स है वो देखने के लिए मिली हैं, तो यूएन के द्वारा वहाँ पे जो इंस्पेक्शन है उसको कैरी आउट किया गया कि पैलेस्टीनियंस लोग हैं उनकी डेथ के रिगार्डिंग में वहाँ पे। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द मेटा के पर्सपेक्टिव से है, तो मेटा के एक पर्सन है जिनको बोर्ड के से वहाँ पे डाउन किया गया है, स्टेप डाउन किया गया है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। बेसिक कुछ ड्रोन्स के बारे में है जो यहाँ पे रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बारे में है। और आप देखिए कि यहाँ पे यूएस का जो लॉन्ग रेंज मिसाइल जो डील्स है यूएस एंड जापान का, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। नेक्स्ट इज अबाउट द गाजा स्ट्रिप के पर्सपेक्टिव से है। इजराइल के द्वारा सदन गाजा के अंदर अटैक को किया गया। यूएस के द्वारा जो यमन है उसको, यमन के अंदर जो होती रिबेलियंस है उनको दोबारा से यहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में रीडेजिग्नेट किया गया है, तो उनको बेसिकली यहाँ पे अटैक है वो कैरी आउट किया गया यूएस के द्वारा रेड सी के रीजन के अंदर में होती रिबेलियंस के अगेंस्ट में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन को आप रीड कीजिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।